ऐसा कौन सा नेता है जो सारे गणितों में फिट बैठेगा, वह हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आखिर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए और उसके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, और जो राष्ट्रीय पार्टी का, इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो उसके कंधों पर भार भी बहुत ज्यादा होगा, और उस भार को कौन नेता सह पाएगा। आज मौजूदा बीजेपी के अंदर ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो इस दौड़ में बहुत आगे चल रहे हैं और सही मायनों में इस पार्टी का भार उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए साथियों, आज भारत के सबसे बड़े भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का राज है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 3-4 पार्ट हैं जो बड़े अहम योगदान देते हैं। सबसे बड़ा पार्ट है आज के दिन सरकार, और सरकार के अंदर आज 2 नेताओं की बड़ी तूती बोलती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। दूसरा पार्ट है पार्टी का संगठन, और तीसरा पार्ट है संघ। जो इन तीनों से तालमेल बनाकर चलेगा वही इस पार्टी को अच्छे से चला सकता है। ऐसा कौन सा नेता है जो सारे गणितों में फिट बैठेगा, वह हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है जी, और इतनी बड़ी पार्टी है जी। और आज अगर हम स्टेट वाइज गणना करने लग जाएं तो बहुत सारे राज्यों में आज उनका राज भी है जी, केंद्र में, तो वो काबिज हैं ही लंबे समय से। जी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा नेता है जो इस पार्टी को आज जहां पार्टी खड़ी उससे आगे बढ़ाए, जी, और सबसे बढ़िया है कि इसमें 3-4 कड़ियां हैं, जी। उन सभी कड़ियों में सामंजस्य बैठा सके। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए जी एक ऐसे नेता की जरूरत है, जी एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जी जो, जैसा आपने कहा, ये जो तीनों घटक हैं मुख्य रूप से, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो संगठन हो, जी और चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS हो जी, और इन तीन के इतर भी जैसे अन्य अनेक से प्रकल्प और हैं जो इनके सपोर्टेड जो है करते रहते हैं, उन सब से तारतम्य बैठा सके। क्योंकि पार्टियों में सबसे बड़ी चीज है अनुशासन। बिल्कुल सही कहा। जिस भी पार्टी में अनुशासन नहीं रहता वो पार्टी हाशिए पर चली जाती है। सही बोले। जिसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आज आप देखो किस तरह से कांग्रेस पार्टी में अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि केंद्र तक में भी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हो रही। जबकि तमाम राजनीतिक दलों में एक अलग से अनुशासन विंग होती है, उसका काम ही ये है कि कौन अनुशासनहीनता कर रहा है, बिल्कुल उसको नोटिस दिया जाए, फिर उसको पार्टी से निकाला जाए। लेकिन ऐसा पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, कोई खुद पार्टी छोड़ जाए फिर उसको निकालें, वो एक अलग बात है। ठीक बात है। पार्टी को छोड़ने से पहले जब उसका सुरसुराट शुरू होता है कि ये जाएगा और ये नाप सना बयानबाजी कर रहा है, तो आज तक कोई किसी पार्टी में ऐसी हिम्मत नहीं होती कि उसको बहुत पहले निकाल दे। जी। अब सबसे मेन चीज तो ये है कि पिछले लगभग 11 साल के आसपास का कार्यकाल अभी हो जाएगा जी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, और बीजेपी की केंद्र में लगातार ये तीसरी सरकार है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए पार्टी को जो सरकार के साथ जरूर तारतम्य रखे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बना दे वो फिर सरकार से ही जो है सारा दिन पेच फंसे रहे उसके। ठीक बात है। तब बड़ी दिक्कतें आती हैं, और बहुत बार हमने ऐसा देखा है जी कि पार्टी में 2-2 पावर सेंटर हो जाते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे मेन जो कारण है ना आज के दिन जी उभरने का, वो यही है कि यहाँ पावर सेंटर केवल एक है, नरेंद्र मोदी। सही बात कह रहे हैं आप। और JP नड्डा भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया है, लेकिन देश के कितने लोग जानते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो राजनीति करते हैं, उनको ये नहीं पता मिलेगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और उसका पूरा नाम क्या है। और प्रद्युमन भाई, जो आपने गजब की बात कही कि बीजेपी का आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पार्टी में अनुशासन और पावर सेंटर एक है जी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो देश की सबसे पुरानी पार्टी जी,
और जिसने बरसों तक हिंदुस्तान पर राज किया, जी कांग्रेस पार्टी। जी आज जो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे गर्त में जा रही है, कांग्रेस पार्टी की जो यहां तक सिचुएशन आ गई है जी कि आज उसके बारे में मीम बनने लगे हैं, जी। तो उस पार्टी का नीचे जाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वहां पावर सेंटर कई हो गए। वही तो सबसे बड़ी समस्या है। अब कांग्रेस में देखो, एक तरफ सोनिया गांधी जब थी, जी भले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, बिल्कुल लेकिन उस समय पावर सेंटर सोनिया गांधी थी। बिल्कुल सही जो कहा। सोनिया गांधी ने कह दिया वो फैसला फाइनल है। फाइनल है। अब तो हालात ऐसे हैं कि भले ही सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जी जी तो उस लिहाज से राहुल गांधी विपक्ष के नेता और जो है पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जी उनसे ज्यादा मेरा ये मानना है हम्म, कि उनसे ज्यादा तो केसी वेणुगोपाल की चल रही है। ठीक बात है, सही हर कह रहे जगह। और केसी वेणुगोपाल का कितना बड़ा राजनीतिक कद है, हैं। कितना बड़ा उनका हो रहा है, उन्होंने कितने राज्य जिता दिए, जी क्या कर दिया उन्होंने राजनीति में। बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की जो सिचुएशन है कांग्रेस की, जी उसमें कई पावर सेंटर बने हुए हैं। प्रियंका गांधी ने अपना अलग से पावर सेंटर बना रखा ठीक है। ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही से बोल लोग एक चीज कहते हैं, रहे हैं। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि अमित शाह भी बहुत पावरफुल है, लेकिन अमित शाह की खुद की आज भी ये हिम्मत नहीं है कि वो बिना नरेंद्र मोदी को विश्वास में लिए कोई फैसला करे। कोई फैसला कर दें। तो इसका मतलब पावर सेंटर तो नरेंद्र मोदी हुआ। जो कि ताजा ताजा उदाहरण दिल्ली से दिल्ली के चुनाव से हम देख सकते हैं, जब तक मोदी जी नहीं आए विदेश से, तब तक भले ही उन्होंने नाम फाइनल कर रखा हो, बिल्कुल, लेकिन अमित शाह की हिम्मत नहीं कि वो अनाउंस कर दे। सही बात। तो इसका मतलब पावर सेंटर केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो कौन पूछ रहा है, बताओ। सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। बीजेपी वाले नहीं दुआ सलाम करते बहुत, बिल्कुल सही बात है। अब अगली बात है, दूसरी तरफ कांग्रेस में एक पावर सेंटर प्रियंका गांधी का अलग से है, कोई राहुल गांधी का है, कोई खड़गे साहब का है, कोई केसी वेणुगोपाल का। ये समझ ही नहीं आ रहा कि चल किसकी रही है। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर है। सही बात है। हरियाणा के संदर्भ में आप देख लो, आज बीजेपी है। बीजेपी में ये नहीं है कि नायब सैनी बन गया मुख्यमंत्री तो अनिल विज अपनी न्यारी दुकानदारी चलाएगा, रामविलास शर्मा न्यारी चलाएगा, कैप्टन अभिमन्यु न्यारी चलाएगा। कोई कुछ नहीं है, केवल एक है नायब सैनी। नायब सैनी, ठीक है ना। दूसरी तरफ आप कांग्रेस में देखो, हुड्डा साहब अपना न्यारा सिस्टम, शैलजा न्यारा सिस्टम, और कुमारी शैलजा का तो मुझे इतना अचंभा हो रहा है। कैप्टन अजय यादव का न्यारा सिस्टम, मतलब सबके अलग अलग हैं। कुमारी शैलजा का तो मुझे इतना जो है वो हो रहा है कि जब कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो भी वो हंस रही है। कोई नेता उनकी पार्टी छोड़ जाता है, मैं उनका अभी सुन रहा था कि नेता पार्टी छोड़ गया, उनका 2 बार का कैंडिडेट है, और वो फिर भी हंस रही है। और उन्हीं मतलब वो सीरियस ही नहीं है, किस तरह की राजनीति वो करेंगे। ठीक बात है। इसलिए और प्रद्युमन भाई यही सही हो रहा कांग्रेस का, नेता खुद कांग्रेस को जब सीरियस नहीं ले रहे हैं जी, नेता जब हालातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं जी, फिर जनता भी उनको सीरियस क्यों ले? बिल्कुल, इसलिए जनता ने सीरियस लेना बंद कर दिया। अब तो ये हालात है कि सबसे मेन चीज है, और पुनिया साहब ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, दर्शक देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम जो घर चलाते हैं ना अपना, अगर उस घर में भी अनुशासन नहीं है तो घर नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है। जो छोटी सी इकाई है, बिल्कुल, जिसमें 2 4 5 10 जो सदस्य रहते हैं घर के, वहां भी अनुशासन सबसे जरूरी है। और पार्टी और संगठन तो बहुत बड़ी चीज है। पार्टी में तो लाखों लोग हैं, ठीक है। अब जिस तरह से बीजेपी की मेंबरशिप हो तो करोड़ों लोग हो रहे हैं, सही बात, ठीक है। तो उस लिहाज से अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। सही बोले आप। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी अगला जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी जी, एक तो कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता, ना संघ करना चाहता, ना बीजेपी करना चाहता, बीजेपी का संगठन, ना नरेंद्र मोदी और सरकार करना चाहता। इसलिए टाइम भी शायद इसलिए लग रहा है। पीछे बार बार इस तरह की चर्चाएं चली, वरना तो जेपी नड्डा का कार्यकाल तो काफी समय हो गया, खत्म हुए, बहुत समय हो गया। जो समय लगा जा रहा है वो इसी वजह से लगा। अब पहले 15 फरवरी की डेडलाइन रखी गई जी, फिर ये आया कि संक्रांत से पहले पहले हम कर देंगे, फिर दिल्ली का चुनाव आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि होली से पहले पहले ये करने की तैयारी में है। तो समय भी इसीलिए लगा जा रहा है क्योंकि पीछे जो चर्चाएं थी, क्योंकि हर पार्टी में देखो विरोधी खेमा भी होता है उसी पार्टी के अंदर, बिल्कुल होता है। तो मोदी का जो विरोधी खेमा है भारतीय जनता पार्टी में जी, उसकी तरफ से ऐसी चर्चाएं पूरे जो है राजनीतिक गलियारों में चली कि वहां से संजय जोशी का नाम पहले आगे बढ़ाया गया जी, फिर जो है वहां से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे बढ़ाया गया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। संजय जोशी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी से तो बहुत सीनियर नेताओं में रहे किसी समय, बिल्कुल। और फिर जो है योगी आदित्यनाथ जो है उनका नाम भी काफी आगे बढ़ाया गया, लेकिन उन सब में सिर्फ इसलिए नहीं सिस्टम बैठ पाया कि ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं चाहिए पार्टी। अब पार्टी को सूझबूझ वाला नेता चाहिए। अग्रेसिव कब चाहिए?
अग्रेसिव तब चाहिए जब आप विपक्ष में होते हैं, ठीक जब बात है। आपको धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस, नारेबाजी करनी होती है। बिल्कुल। क्योंकि दो प्रकार की टीमें होती हैं, एक जंगी घोड़े होते हैं, एक जो है ड्राइंग रूम के घोड़े होते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं अब वो जंगी घोड़े नहीं चाहिए। ठीक बात। अब उनको जो है केवल सौम्य स्वभाव के, केवल ऐसे लोग, ताकि बीजेपी भी एक चीज देखो, भारतीय जनता पार्टी और चाहे नरेंद्र मोदी हो, धीरे धीरे जो उनकी छवि बन चुकी है उसको तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। वरना तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्लिमों की बात ही नहीं करते थे, आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लगातार। ठीक बात है। ठीक है, ठीक बात है। तो वो कहीं ना कहीं लगातार जो समाज के वो वर्ग हैं जो बीजेपी से दूर हैं, जो बीजेपी के को वोट नहीं करते, उनको भी कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। ठीक बात है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अग्रेसिव चेहरा पार्टी को नहीं चाहिए फिलहाल, क्योंकि अब ना तो धरने ना कोई प्रदर्शन करने, ना जलसे जुलूस, क्योंकि देश के आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकारें हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, और अभी तो 4 साल से ऊपर का समय बाकी है। बिल्कुल सही। तो अभी तो केवल लोगों को जोड़ना है, अपनी छवि को सुधारना है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मेरा ऐसा मानना है कि जितने जो आक्रामक छवि के नेता हैं, जो प्रखर वक्ता है, चाहे वो संजय जोशी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उन सब की बजाय बीजेपी भी, संघ भी और मोदी जी भी कोई ऐसा सॉफ्ट चेहरा देखना चाहेंगे, और जिसके लिए जिन नामों की अभी चर्चा चल रही, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा लंबा अध्ययन बीजेपी कर रही है। बीजेपी की एक सबसे खास बात यह है कि एक तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को लीक नहीं होने देती। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्योंकि कांग्रेस में पहले से ये पता चल, अब मल्लिकार्जुन खड़गे का कई महीने पहले ये पता चल गया था भाई खड़गे साहब बनेंगे, खड़गे साहब बनेंगे। ठीक है, और वही बढ़ा, उन्होंने चौंकाया भी नहीं। वरना तो होता ये है कि नाम किसी का चले और चौंका दें। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता को बनाया, उनका तो कहीं लिस्ट में नाम ही नहीं था। बिल्कुल, जिनके नाम थे वो कुछ नहीं, पर्चे पार्टी के उनके। राजस्थान में आप देख लो, भजनलाल शर्मा चौथी लाइन में बैठा था, कहीं कोई नाम नहीं। हरियाणा में नायब सैनी का कहीं कोई नाम नहीं। बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का कहीं कोई नाम नहीं। सही बात है। उड़ीसा में देख लो मांझी जी। मतलब जहां जहां भी ये बना रहे हैं ना, ये मोदी की टीम, वो जो है जिसका नाम चलता है उस पर कांटा मार देते हैं। ठीक बात। ये कोई ना कोई अपना नया सिस्टम लाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है जी, और राजनीति में कयास लगते रहते हैं। बिल्कुल। कई बार वो जो कयास है वो सटीक साबित हो जाते हैं, कई बार वो कयास उल्टे भी पड़ जाते हैं। क्योंकि अब एक चीज है, फैसला तो मोदी को करना है, सबसे पावरफुल वो है। आज अगर संघ चाहे या आज अगर बीजेपी का संगठन चाहे, तो भी क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो मोदी से ऊपर होकर किसी को बना देंगे? सही कह रहे हैं आप। नहीं है, हिम्मत नहीं है। तो अब जो चर्चाएं हैं, इतना निश्चित है कि कोई मोदी का खास बनेगा। अब वो जो मोदी का खास कौन बनेगा, उसमें 2 नाम बड़ी तेजी से चल रहे हैं, और ये वो 2 नाम है। एक और बहुत गजब में बात। अच्छा, इसमें प्रद्युमन भाई, बीच में जनता के दिमाग में भी एक सवाल होगा कि जो मोदी का खास बनने जा रहा है जी, उसको जो दूसरा धड़ा है जी, क्या वो बिल्कुल सहजता से स्वीकार कर लेगा? नहीं, दूसरे धड़े के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात तो ये है ना, दूसरा धड़ा ना तो इतना ताकतवर, क्योंकि दूसरे धड़े के जितने नेता हैं उनमें आज इतनी गुंजाइश नहीं है कि एक तो वो संघर्ष कर सके। ठीक बात है। दूसरा, ना उनमें इतनी गुंजाइश कि वो पार्टी कैडर को तोड़ सके, ना उनमें ये गुंजाइश कि वो नरेंद्र मोदी की सरेआम खिलाफत कर सके। ठीक है, अंदर खाने पार्टी की मीटिंगों में कह दें और कह दें। आप एक चीज देखो, सुब्रमण्यम स्वामी जी बोला करते, बिल्कुल पिछले कई महीनों से वो भी चुप हैं। सही बात है। क्योंकि बीजेपी को भी एक चीज का पता है, बीजेपी के नेताओं को भी एक चीज का पता है कि ये राज कौन लाया। अगर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जी के चेहरे पर राज आता तो 2005 में आ जाता। ठीक बात है। आडवाणी जी और बीजेपी का जो संगठन था उसके चेहरे पर आता तो 2009 में भी आ जाता जी। 2014 में भी जब तक मोदी को फेस डिक्लेयर नहीं किया तब तक कुछ भी नहीं था बीजेपी का। सही बात है। ये तो उसके बाद मोदी की वाक्पटुता, उनकी भाषण देने की कला, और उनकी एक सबसे खास बात यह है कि वो लोगों को, जो जनता है उसको अपने साथ जोड़ते हैं, जो उनका सबसे प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। और उसकी वजह से ही ये राज आया है जी। अब बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो ये तो चाहेगा नहीं कि हमारा राज चला जाए। ठीक बात है। उसके काम हो ना हो, कम से कम है तो चौधर में। बिल्कुल। पार्टी का तो राज है। बिल्कुल सही। बहुत लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो यूं कहते हैं भाई 10 साल हो गए मन तो कोई काम नहीं करा है, लेकिन बोला फिर भी सुकून इस बात का है कि कम से कम हमारी पार्टी की सरकार है। सही बात है। तो इसलिए किसी की गर्दन उठाने की हिम्मत नहीं है।
जो जैसे कांग्रेस में था ना एक सिस्टम पे कि जो है एक प्रत्याशी को डिक्लेयर करना होता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है एक आदमी। हाँ बिल्कुल सही बात ठीक है। अब वो बीजेपी में नहीं है यहाँ। और तो एक कांग्रेस में तो एक ग्रुप भी बन गया था, वो G23 बन गया था, उसमें शशि थरूर को उन्होंने आगे कर दिया था। बिल्कुल। तो इस तरह से चला था सिस्टम। लेकिन उससे पहले भी हुआ था, ठीक है ना, राजेश पायलट ने भी लड़ा था, सीताराम केसरी, मतलब उस टाइम पे जो मामला था तो कई धड़ेबंदी थी। लेकिन अब ऐसा कोई सिस्टम दिख नहीं रहा। और बीजेपी में एक और खास बात, क्या प्रद्युमन भाई, क्या ये कह सकते हैं हम, जिस प्रकार से कांग्रेस धड़ेबंदी की वजह से खत्म हो गई जी, जो पार्टी एक समय में पूरे देश पर शासन करते थे जी, तो बीजेपी ने उन्हीं चीजों से सीखा है। वो जो अनुशासनहीनता कांग्रेस को ले डूबी, तो इनका कहीं न कहीं वे जो चीजें उन्होंने वहां देखी जी, तो इन्होंने बार बार इन चीजों का पूरा प्रयास देखा। हम देखते भी हैं कि हमारे अंदर ऐसी चीज ना हो जाए, फिर हम भी बैठ जाएं गर्त में। देखो बीजेपी और कांग्रेस में एक अंतर मैं बताऊं, अभी नगर निगम का चुनाव चल रहा है जी। नगर निगम के चुनाव में भी जिनको एमसी की टिकट भी देनी है ना, वो भी केंद्रीय नेतृत्व तक फाइल जाती है। ठीक बात है। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। एमसी वाले तो बेरा नहीं ऊपर लेने। जबकि कांग्रेस में एमएलए टिकट डिक्लेयर होने से पहले अपना नॉमिनेशन भर देते हैं। वो ये कहते हैं भाई टिकट तो मेरी जेब में है, बीजेपी में भर के दिखाओ कोई। सही बात है। ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी में कोई यूं कहता है ना कि भाई मैं जेब में ले रहा हूँ, वो जेब में काट ले अगले की। ले भाई देखा है टुकड़ा रखा, टिकट उसकी जेब में है। हाँ। और वो जेब में से कब निकलकर दूसरे के पास चले जाए उसको भी पता नहीं चलता। जेब में काटते हैं। हाँ। काटने की जरूरत नहीं है। यस। तो इसलिए क्या है कि बीजेपी और कांग्रेस में ये जो अनुशासन शब्द है ना, यही दोनों में डिफरेंस है। कांग्रेस में तो अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। मतलब आप एक चीज देखो, मोदी के ऊपर कोई सीधी टिप्पणी कर दे बीजेपी का नेता और वो बीजेपी में जमया रह सके, इस चीज की कोई कल्पना कर सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। कोई अपवाद हो वो एक अलग बात है। और कांग्रेस में लोग सारा दिन राहुल गांधी को ये कहते हैं भाई ये तो पप्पू है, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा। ठीक बात है। एक को भी नहीं निकाल रहे। लगातार ये बातें चल रही है भाई इस राहुल की वजह से हम हार रहे हैं चुनाव। ठीक बात है। किसी को नहीं निकालने की हिम्मत, और वो छोटे छोटे नेता तक भी करते हैं। ठीक बात उन तक को भी निकालने की हिम्मत नहीं है। आप एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि राज्य में तो कांग्रेस 3 योजना से है नहीं। अगर ये जितने बच रहे हैं ना, इन्हीं से राज आता तो इनका पहले भी आ जाता। सही कह रहे हैं। अगर किसी को निकालने से अनुशासन बना रहे पार्टी में, तो फिर वो निकालने में गुरेज क्या है? जरूरी भी है। तुरंत प्रभाव से इनको बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है इनको। और एक चीज और नोट कर लेना आप, जिस दिन कांग्रेस ने ये कर दिया उस दिन ये कांग्रेस उभर जाएगी, क्योंकि भय में ही आदमी सारी चीजें करता है। ठीक बात है। भय बिना आप एक चीज देखो, कोई भी आदमी बीमार हो गया, अगर जाते डॉक्टर उसको यूं कह देगा ना भाई कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी, तो वो आदमी ना तो एडमिट हो ना वो कुछ और हो, वो अपना गोली ले आ जाएगा। बिल्कुल। और अगर डॉक्टर यूं कहेगा ना भाई सीरियस मामला है तो 10 मिनट और नहीं आता तो यू ले रहे जी, तो वो तुरंत एडमिट होगा। डॉक्टर जितने रुपये मांगा उतने देगा जी। वो मतलब भय और अनुशासन की जो बात करें ना प्रद्युमन भाई, मैं एक मामले का प्रत्यक्षदर्शी हूँ जी। जो आर्मी का कैंट होता है जी, कैंट पे अपने रिश्तेदार की ड्यूटी थी, वो आर्मी पुलिस में थे जी, और मैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। तो कैंट में जहां हम गेट पे देखते हैं तो अगर बाइक सवार होते हैं ना, दोनों के सिर पे हेलमेट होना जरूरी है। बिल्कुल। वहां कोई ऐसा दंपति आया, वो भी फौजी थे, अंदर वो कैंट में उनकी रियासत थे, वो बाहर जा रहे थे, तो पीछे मैडम बैठी थी, उनके सिर पे हेलमेट नहीं था जी। उन्होंने काफी मिन्नतें की कि सर हमें जाने दो, ये काम है, वो काम है, ये है वो। मैं खड़ा था, मेरे को दया आ गई जी। मैंने कहा वो रिश्तेदार थे अपने, फौजी साहब जाने दो ना जी। वो बोले आप चुप थोड़ा सा जी। तो फिर उन्होंने 10 मिनट उनको खूब समझाया कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आपके जान के साथ खिलवाड़ है, हम जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं जी। और फिर उन्होंने एक अंदर हेलमेट पड़ा था अपना खुद का जी, वो उस लेडीज को दिया, आप ये लगाइए, अब जाइए और आते टाइम मेरा वापस कर दीजिए जी। तो वो जब चले गए, उन्होंने मेरे को कहा कि पुनिया साहब दया तो मुझे भी आ रही थी जी, जब भी मैंने उनको हेलमेट दिया जी। अगर मैं उनको जाने देता जी, तो 10 और देख रहे थे जी। तो आर्मी चलती अनुशासन से, बिल्कुल, वो हमारा अनुशासन टूट जाता जी। और इसको देखकर कल लाइन लग जाती, यहाँ कोई हेलमेट लगा कर नहीं आता। बिल्कुल। तो वही सही बात है। अब जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है जी, अदरवाइज वही बात है, एक को देखकर फिर 10 और बोलते हैं और बोलते भी हैं। बिल्कुल।
तो ये चीज है। हाँ जी। अब अगर हम मूल बात पर आए कि कौन वो चेहरा हो सकता है जी। जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना सब कुछ उसको सौंपेगी, वो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। जी। क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो संगठन में सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं निकल करके आ रही हैं, उसके मुताबिक दो चेहरों का नाम सबसे आगे है। जी। और हम सब हरियाणा वासी भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उन दो चेहरों में एक चेहरा हरियाणा प्रदेश का है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वो पहली बार ऐसा होगा कि अगर उनकी लॉटरी लगी तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश से होंगे। जी। और ये जो दोनों नेता हैं जिनके नाम चल रहे हैं, जी। ये ऐसे नेता हैं, जब से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिलसिला चला ना, तब से इन दो नेताओं के नाम जरूर हैं। हाँ, इनका नाम अभी तक कभी भी ये नहीं हुआ कि इनको नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। बहुत चेहरे ऐसे आए, योगी आदित्यनाथ का कुछ दिन चला फिर बैठ गया, बिल्कुल। संजय जोशी का कुछ दिन चला फिर बैठ गया, वसुंधरा राजे का कुछ दिन चला फिर बैठ गया, शिवराज सिंह चौहान का कुछ दिन चला फिर बैठ गया। लेकिन ये जो दो चेहरे हैं, ये शुरू से लेकर के और अब तक इनका नाम पूरी लाइमलाइट में। सही बात है। दोनों चेहरों में पहला जो चेहरा है वो है मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर आरएसएस के बड़े प्रचारकों में रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया, शादी तक नहीं की जी। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के बनियाणी और निंदाना, इन वो गांव से आते हैं जी। दोनों गांवों में। और जो है राजनीतिक रूप से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भी रहे। बिल्कुल। जब मोदी जी हरियाणा में प्रभारी थे तो उस समय वो संगठन के महामंत्री थे जी। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार को उन्होंने गिराने का एक संकल्प ले लिया था और जिसके बाद उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी दाढ़ी नहीं कटाई थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक बंसीलाल की सरकार को नहीं तोड़ूंगा मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। वाह जी वाह। तो इस तरह के एक मतलब दृढ़ संकल्पी आदमी है और एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं जी। पंजाबी समाज से संबंध रखते हैं जी। और 2014 के चुनाव लड़ने से पहले और मुख्यमंत्री बनने से पहले जी वो इस बात का बहुत कम दर्शकों को भी पता होगा और बहुत कम नेताओं को भी पता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी में एक अन्त्योदय प्रकोष्ठ है, यानी अंतिम व्यक्ति तक का उदय जी, उसके वो राष्ट्रीय संयोजक थे जी। और उसके बाद उनको वो पहले रोहतक से टिकट की तैयारी में थे बिल्कुल, लेकिन रोहतक में उनको ये कहीं ना कहीं आभास हुआ होगा कि हुड्डा का गृह क्षेत्र है जी। फिर उन्होंने फरीदाबाद जो शहरी सीट और पंजाबी बाहुल्य है वहां से उन्होंने ट्राई किया जी, लेकिन वहां भी कई क्षेत्रीय नेताओं के चलते जो है वो नहीं हिम्मत जुटा पाई जी। और आखिरकार उन्होंने एक ऐसी सीट को चुना जिस धरती से कभी कोई और मुख्यमंत्री नहीं बना था जी। और वहां जो उत्तर हरियाणा और वो जो सराउंडिंग का एरिया था वहां मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर के रणदीप सुरजेवाला कई सालों से प्रयासरत थे बिल्कुल, लेकिन वो लॉटरी लगी मनोहर लाल खट्टर की। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको करनाल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी जी। वो करनाल से विधायक बने, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल बड़ा जबरदस्त उन्होंने राजकाज किया और जैसे आप मोदी की तूती बोल रही है ना केंद्र में, ऐसे ही मनोहर के हरियाणा में बोल रही थी। बिल्कुल सही। और जब वो पहली बार बने उस समय उनसे सीनियर तो घने मंत्री थे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही, घने विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद उनको बनाया गया जी। फिर 2019 में दोबारा से जो है वो मुख्यमंत्री बने जी। 2024 आते आते उनको हटा करके बीच में और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जी। फिर उनको जो है करनाल पार्लियामेंट से लोकसभा का टिकट दिया जी। और उस संजय भाटिया की टिकट काटी पार्टी ने। ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है जी कि बीजेपी कहां तक फैसले ले लेती है। उस संजय भाटिया की टिकट काटी जो देश की जो सबसे बड़ी 3 जीतें थी ना, बिल्कुल सही बात, लगभग 6.5 लाख वोटों से वो जीते थे। उन 3 जीतों में एक संजय भाटिया की थी पूरे देश में सारी बिल्कुल सही बात है। तो कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल उस संजय भाटिया की टिकट काट करके और उनको जो है करनाल से एमपी की टिकट दी जी। वो चुनाव जीते। वर्तमान में वो नरेंद्र मोदी की सरकार में जो बिजली विभाग है, ऊर्जा विभाग है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जी। जिसकी हर गरीब से लेकर के और अंबानी अडानी सबको जरूरत है, बिल्कुल सही, उस बिजली का उनको मंत्री बनाया गया जी। मनोहर लाल खट्टर जी के जो प्लस पॉइंट है वो मेरा ये मानना है कि एक तो वो पुराने संगी हैं
जी कभी उन्होंने बीजेपी तो छोड़ी नहीं, बिल्कुल लगातार बीजेपी की, जब बिल्कुल गर्त में थी पार्टी का, हम्म, कुछ नहीं था, हम्म, तो भी वो जोड़ा उठाए घूमते थे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं हमें भी हम्म, कि भाई मेरे भी यहाँ जोड़ा लेके आया था भाई मनोहर लाल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तब बिल्कुल और भला को जाना भी नहीं करता, को बिल्कुल नमस्ते सही करणिया नहीं था, बिल्कुल सही बात। ठीक है, यहीं भला रोटी बहुत खा करता, यहीं रहता हाँ था, यहीं बिल्कुल सही चाय बात। पीता था, बहुत लोग इस तरह के मिलते हैं, उकलाना मंडी में हमें कई बंदे बहुत मिले हैं हैं, ऐसे। अकेले उकलाना नहीं, हर जगह के हर उदाहरण हैं। जगह जी तो इस तरह से, क्योंकि वो घर बार तो उनका कोई सिस्टम था ही नहीं, वो बिल्कुल तो जो है बाबे ही तरह थे एक तरह से। बिल्कुल और फिर जो है मनोहर लाल की एक खास बात ये रही कि जब वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, एक तो उन्होंने बीजेपी में पत्ता नहीं हिलने दिया, जी जैसे मोदी नहीं हिलने दे रहा ना, तो सख्त प्रशासक उनको हम कह सकते हैं। जी ठीक है, अफसरशाही हावी रही को नो डाउट, लोग भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, जी मैं उनके जमाने में अफसरशाही पूरी हावी रही, बिल्कुल लेकिन उन्होंने बीजेपी में अनुशासन नहीं टूटने दिया। जी आज जो नायब सिंह सैनी की सरकार में अनिल विज बोल रहे हैं ना खुलेआम, जी सरेआम, इतने सरेआम कभी खट्टर साहब के सामने नहीं बोले होंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही या कह रहे और हैं। भी बड़े बड़े नेता थे, हम्म, किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। और मनोहर लाल जी का तो मैंने यहाँ तक देखा है, नायब सिंह सैनी तो लोगों के बीच में रहते हैं, उनको खूब नमस्ते लेते हैं, उनसे जो है खूब वो करते हैं। खट्टर साहब से तो खट्टर साहब तो लोगों से मिलते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे। उनकी कोठी के भी दरवाजे बंद, जब किसी कार्यक्रम में आ जाते तो भी कुछ नहीं। इस हार रेस्ट हाउस का एक वाक्य बताता हूँ आपको, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने जी तो वो हिसार आई, वो दिसंबर की 9 दिसंबर के आसपास की है, शायद 9 दिसंबर था। अच्छा तो ये रामपाल महाराज वाला मामला उस समय चल रहा था जी वो हिसार रेस्ट हाउस में आए, और चूंकि मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं, जी जी तो सैकड़ों लोग, कोई बुके ले रहा, कोई गिफ्ट ले रहा, कोई कुछ ले रहा, और पुराने संगी भी बहुत से ऐसे लोग भी मिले, भाई मेरे दलिया पिया करता, भाई खट्टर साहब तो भाई मेरे रहा करता, मेरे सोया करता, इस तरह की बातें, बोले अपना तो खास है, बोले अभी मिलेंगे। हम बाइक पे इकट्ठे घूमते वो थे, मतलब स्कूटर पे हजारों घूमते रुपए के बेशकीमती गिफ्ट तक लोग ले रहे, थे। बोले अभी देंगे भाई खट्टर साहब को। और मैं खुद वो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उनकी नो पूरी लंबी लाइन लगा रखी, और खट्टर साहब आए निकल के, उन्होंने उनकी तरफ मुंह भी नहीं कराया जी वो जिनके पास रहा करते, जिनका दलिया पिया करते, जी उनकी तरफ उन्होंने मुंह भी नहीं कराया। जी और वो नो जैसे सावधान नहीं चलता आदमी, बिल्कुल यूं को के अंदर चले गए कार्यक्रम में, वो बैठ रहे, दे जाओ माँ भाई बुक के उल्टे बेचेंगे दिया खट्टर साहब तो ले हो नहीं। तो वो इस तरह के आदमी थे कि जनता से ज्यादा सा उनका जुड़ाव नहीं था। एक किस्सा वो भी है कि जब जी पंजाबी समाज का कोई सम्मेलन था, जी उनको वो इनवाइट करने के लिए चले गए, जी तो वो बड़ा रोचक उन्होंने बोल दिया था कि देखिए मैं तो प्रदेश का बेटा हूं, ना कि एक समाज का बेटा हूं। बहुत है इस तरह के किस्से। बिल्कुल खुद वो अपने रिश्तेदारों तक को जो है वहाँ सीएम हाउस में जब कोई मिलने जाता था तो उनसे बात नहीं करते थे, बिल्कुल उनको अंदर तक नहीं बढ़ने दिया जाता था। बिल्कुल सही बात। एक रिश्तेदार है उनका, और वो अपने गांव के जैसे नु थोड़ा यूं हो जाता है, मुख्यमंत्री हमारा है, रिश्तेदार है, तो एक हवा भी सीमा आ जाता आदमी, वो 20-30-50 आदमी लेके आपके गांव के, कोई स्कूल का वो करवाना था अपग्रेड, बोले भाई खट्टर साहब तो अपना ही है, भांजा है, बोले वो ले गया और पढ़ने को दिए खट्टर साहब ने। तो बाद में वो अखबारों में छपती रही खबर। तो इस तरह के थे जी तो लिहाजा खट्टर साहब देखो प्योर संगीर, प्योर भाजपा, इसमें कोई शक नहीं। जी मोदी के बड़े खास हैं, उनके बड़े विश्वास पात्र हैं, जी और उनकी मैं सबसे बड़ा बिंदु शायद इनका प्लस पॉइंट यही है कि ये मोदी के खास हैं। इनके 2 बिंदु हैं, हाँ। एक तो ये है, दूसरा इनका एक खास बिंदु और है, मोदी के बिना ये पत्ता भी नहीं लाएंगे। जी मोदी को तो और क्या चाहिए, बिल्कुल अब जैसे जगत प्रकाश नड्डा है, जेपी नड्डा, उसका जो 3-3.5 साल 4 साल का जो कार्यकाल रहा, को पता ही लिया उसने नहीं बिल्कुल कभी एक शब्द भी उसने ये कहा हो कि भाई देश की सरकार में हमारी ये कमी है, और हम बीजेपी का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही, और मैं ये आवाज नरेंद्र मोदी जी के सामने उठाऊंगा, जी आज तक भी नहीं कहा, हिम्मतें नहीं है। हिम्मत एक और देखिए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न जी, कोई हरियाणा का नेता हमें बता रहा था, वो मिलने के लिए चले गए। देखा जाए तो सारी पावर अध्यक्ष के हाथ में होती है, फैसला तो उन्हीं ने करना है। उन्होंने उनको क्या जवाब दिया कि मैं फैसला तो नहीं ले सकता अभी, लेकिन मैं विचार विमर्श करके बताऊंगा। तो उन्होंने कहा जी आपने किसके साथ विचार विमर्श करना है, आप तो आल इन आल हैं, आप बता दीजिए अभी। बोला नहीं जी मैं आपको विचार विमर्श करके बताऊंगा। वो डायरेक्ट वे में ये तो नहीं कहेगा मैं अपने आका से पूछूंगा, लेकिन उनका इशारा साफ था। नहीं तो वो बीजेपी का जो नेता का उसको भी समझ लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जेपी नड्डा तो सिर्फ एक वो रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप है, फैसले सारे मोदी ने करने। बिल्कुल तो मनोहर लाल की सबसे खास बात यही है, और जिसकी वजह से वो नंबर 1 पर बने हुए, आज भी नंबर 1 पे हैं। उनको बनाने से पार्टी
पंजाबी समाज को भी साथ देगी, क्योंकि अभी ये चर्चाएं थी कि दिल्ली में पार्टी किसी पंजाबी समाज के चेहरे को भी बना सकती है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, अग्रवाल समाज से बनाया जी। और इसके अलावा जो है मनोहर लाल जी चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में घूमे हैं आरएसएस के प्रचारक के तौर पर, जी जी तो उनका जुड़ाव लोगों के साथ तो है ही। ठीक है, बिल्कुल वो ना मिलते हों वो एक अलग बात है, बिल्कुल लेकिन नाम बड़ा है और उनका नाम सबसे ऊपर दिख रहा है। जी। दूसरा जो चेहरा है वो है, ये उत्तर भारत से आगे और वो आगे दक्षिण भारत से, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। खट्टर साहब तो वरिष्ठ नेताओं की गिनती में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल उम्र उनकी वरिष्ठता में चली गई, और धर्मेंद्र प्रधान युवाओं में है अभी जी। ठीक है, और वो वरिष्ठ जो है उनमें नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल। अगर किसी जो है 60 साल से नीचे की उम्र के नेता को बनाना होगा, हाँ प्रद्युमन भाई, वो एक नेगेटिव पॉइंट भी है इनका, वो भी दर्शकों से साझा कीजिए कि अगर खट्टर साहब नहीं बनते हैं तो उनकी उम्र की वजह से नहीं बनेंगे वो। हाँ ये एक चीज हो सकती है, वो उनको उम्र आड़े आएगी, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को यंग ब्लड चाहिए, यंग ब्लड चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान के मामले में ये 2029 में चुनाव होगा तो उनको ऐसा आदमी तो चाहिए जो पूरी तरह से सक्षम हो। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि 4 साल के बाद उनका उम्र तो और बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात। तो धर्मेंद्र प्रधान का जहां तक सवाल, वो उड़ीसा से आते हैं और उनकी गजब बात ये देखें कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रहे जी। एबीवीपी से आते हैं, ये तो आरएसएस के थे बिल्कुल, और वो एबीवीपी से आते हैं। जी जी। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरएसएस की ही एक विंग ब्रांच तरह से, जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उसके हिसाब से खट्टर साहब तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, बिल्कुल, तो उस हिसाब से वो उड़ीसा से आते हैं, एमएलए रहे हैं वहां के। 2004 में वो सांसद भी बने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, और उसके बाद उनको मध्य प्रदेश से, ये भी बड़ी रोचक बात है जी, कि उड़ीसा से आने वाले एक शख्स को जी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा, बिल्कुल, जो ये दर्शाता है कि उनका कद कितना बड़ा है। उसके बाद वो मोदी जी की सरकारों में लगातार मंत्री, कैबिनेट के बड़े पावरफुल, चाहे वो पेट्रोलियम और गैस मंत्री हो, शिक्षा मंत्री जिसको मानव संसाधन मंत्री कह देते हैं, वो रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, राष्ट्रीय महामंत्री के नाते कई राज्यों के वो प्रभारी रहे, और उनके प्लस पॉइंट जो हैं वो एक तो ये है कि वो भी मोदी जी के बड़े करीबी हैं, बिल्कुल, और दूसरा उनका एक मुख्य प्लस पॉइंट ये भी है कि जिस दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने पांव पसारना चाहती है, हालांकि बीजेपी ने पहले भी उस क्षेत्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेंकैया नायडू को बनाया था, बाद में उनको देश का उपराष्ट्रपति भी बनाया, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद पिछले कई टर्मों से, चाहे वो जेपी नड्डा हो, उससे पहले अमित शाह हो, उससे पहले नितिन गडकरी हो, उससे पहले राजनाथ सिंह हो, मतलब ये कई बन लिए उनके बाद, तो साउथ का नंबर अभी तक आया नहीं, बिल्कुल, तो हो सकता है साउथ के हिसाब से, क्योंकि वहां पांव जमाने की जरूरत है जी, आगामी सालों में वहां चुनाव भी होने कई स्टेट्स में, बिल्कुल सही बात है, तो साउथ, और उधर बीजेपी कमजोर भी, बीजेपी को मजबूत भी करना, वहां उनको मजबूती भी मिलेगी, और प्योर भाजपाई हैं वो भी, बिल्कुल ठीक है, और जो उनको डिपार्टमेंट मिले हैं उनमें भी उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है जी। उनकी एक खासियत ये भी है धर्मेंद्र प्रधान की कि पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपती है, जिन राज्यों में उनको प्रभारी बना करके भेजती है जी, क्योंकि हरियाणा में भी उनको भेजा था, बिल्कुल, ठीक है, तो रिजल्ट पार्टी के अनुकूल रहे, बिल्कुल, तो जहां भी पार्टी उनकी जो ड्यूटियां लगाती है जी, उसमें वो जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो करने का काम करते हैं, बिल्कुल सही, जिसकी वजह से वो मोदी के बड़े पसंदीदा बने हुए हैं, बिल्कुल, उम्र भी उनके साथ है जी, और जो है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि वो युवा मोर्चा से आए हैं जी, पहले एबीवीपी का संगठन, फिर युवा मोर्चा, फिर मेन भाजपा, और अब सरकार, तो चारों जगह उन्होंने काम किया है। और एक प्लस पॉइंट ये भी तो प्रद्युमन भाई देखिए, ये अभी उम्र जो इनकी है वो इस उम्र के पड़ाव पे है कि अगर आज बीजेपी इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो इनसे लंबे समय तक काम लिया जा सकता है, बिल्कुल, तो ये लंबे समय तक बीजेपी का काम करेंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये अभी में भी शायद 55 साल के हैं, 55 साल की एज है इनकी, तो ये अभी मतलब काम करेंगे बीजेपी के लिए, बिल्कुल, तो ये चीज इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर 60 साल से नीचे के किसी को बनाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना भाई 58-60 के बाद तो सरकारें रिटायर कर देती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन दूसरी तरफ मेरा इसके उलट भी ये मानना है कि राजनीति तो शुरू ही 60 साल के बाद होती है, उससे पहले तो अगर कोई बन गया ना एमपी एमएलए तो एक तुक्का लग जाता है, भाई ठीक है, वो एक प्लस पॉइंट हो गया उसका जी जी, वरना तो 60 साल के बाद ही सही होता है, क्योंकि तब तक आदमी के पास संसाधन हो जाते हैं, घर परिवार से उसको जो है दूरी बेशक बना सकता है वो जी जी जी, तो कहीं ना कहीं परिपक्वता आ जाती है। जो धर्मेंद्र प्रधान है,
धर्मेंद्र प्रधान की ये खासियतें हैं और अगर साउथ का किसी को बनाएंगे तो वो धर्मेंद्र प्रधान को बनाएंगे। उनके जरिए उन तमाम जो क्षेत्र है उसको साधने का भी प्रयास करेंगे। जी जी। और जो वंचित जो समाज है उसको भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके जरिए साध लेगी, क्योंकि बीजेपी इस तरह के फैसले ले रही है। अब द्रौपदी मुर्मू को बनाना, ठीक है, कहीं उनको मांझी जी को बनाना, कहीं जिस कास्ट का जहां बहुत ज्यादा आधिपत्य ना हो उनको ये आगे कर रहे हैं जी। तो उस लिहाज से जो है धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा। ये दो तो है मुख्य रूप से जी। इनके अलावा कई नाम और हैं जिनमें अगर हम बात करें भूपेंद्र यादव की जी, भूपेंद्र यादव राजस्थान से जी सांसद हैं जी। इससे पहले वैसे मूल रूप से वो हरियाणा से हैं बिल्कुल। और जो है धर्मेंद्र प्रधान भी यंग हैं जी, पार्टी के संघ के बड़े नजदीकी हैं जी, और राष्ट्रीय महासचिव भी रहे पार्टी के, केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन उनके पीछे अगर कोई चीज आती है तो वो ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी भी एक बैकवर्ड समाज से आते हैं, बैकवर्ड चेहरा है भूपेंद्र यादव भी जो है बैकवर्ड समाज से आते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस मामले में प्रधानमंत्री जी ही ना चाहते हो जी, क्योंकि सभी समाज के वर्गों को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है राजनीति में। बिल्कुल। दूसरा अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें, उनका नाम भी बड़े जोरों शोरों से चला, लेकिन अनुराग ठाकुर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अभी वर्तमान में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी उसी हिमाचल प्रदेश से आते हैं जहां से अनुराग ठाकुर आते हैं। बिल्कुल। तो उस लिहाज से कुछ कम संभावनाएं लग रही हैं जी। शोधान सिंह का एक नाम चला, लेकिन शोधान सिंह के नाम के पीछे एक समस्या ये है कि ठीक है वो संगठन के पुराने हैं लेकिन ना तो उनको सरकार का कोई अनुभव, ठीक है, और संगठन में भी वो ठीक आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लेकिन कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा शोधान सिंह का नहीं है। हालांकि मोदी जी इस बात के लिए बड़े विख्यात हैं कि वो अनजाने चेहरों को ज्यादा चौधर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस लिहाज से शोधान सिंह की भी कहीं ना कहीं लाइन में वो है। शिवराज सिंह चौहान पर भी विचार विमर्श चल रहा है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कई सालों तक जी, और अभी वर्तमान में केंद्र में कृषि मंत्री हैं। बिल्कुल। और इन सब नामों के इतर जी अगर जाट समाज से बनाने की कोई बारी आए तो डॉक्टर सतीश पुनिया हैं, राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी हरियाणा के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी जीती है जी। तो इन सब के अलावा बहुत से और भी नेता हैं और मुख्य बात ये है जी कि मोदी जी चाहे तो क्या पता किसको बना दें, ठीक है, अंतिम फैसला तो लेना उनको। बिल्कुल। लेकिन ये जो हम जिन चेहरों का जिक्र कर रहे हैं ये आज के दिन वो हैं जो लाइमलाइट में हैं और जिन पर विचार चल रहा है, इनमें से किसी एक की लॉटरी लग सकती है जी। तो साथियों ये हमने चर्चा की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन नामों पर विचार कर रही है और इसमें एक खास बात निकल के आई, इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो या तो डायरेक्ट रूप से हरियाणा से जुड़े हुए हैं या वो हरियाणा से उनका कोई न कोई रिश्ता नाता है। जैसे हम बात करें मनोहर लाल खट्टर, वो हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। बात करें हम भूपेंद्र यादव की, वो हरियाणा से ही हैं। अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, वो हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। बात करें सतीश पूनिया की, वो भी हरियाणा के प्रभारी रहे। यानी कि एक चीज हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।